दोस्तों, पिछले कुछ महीने पहले दिल्ली बुक फेयर में मुझे एक किताब दिखी जिसका नाम था चुनी हुई रचनाएं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की। ये रचनाएं इस किताब में शामिल थी। प्रकाशक राहुल फाउंडेशन, लखनऊ। ये किताब जनवरी 2006 में प्रकाशित हुई। कीमत आज के मुताबिक बहुत कम थी, 100 रुपये। मैंने किताब को जल्दी से खरीद लिया और इसमें जो लेख हैं उसमें राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट, सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, किसानों और मजदूरों के मसाइल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लिटरेचर, अदब, साहित्य, सहाफ़त, नौजवानों के बारे में बहुत सारे लेख जो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी के इसमें शामिल हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में इससे पहले मैंने कुछ सुना था कि ये एक बड़े पत्रकार थे और उनकी जान चली गई थी कानपुर दंगे के दौरान। 1890 में उनकी पैदाइश हुई और 1931 में वो दंगों में मारे गए। इस तरह से देखिए तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो 40-41 साल के अंदर में भी उन्होंने लिख डाला है। और इस किताब में जो एक छोटा सा संपादकीय प्रस्तावना है उसे भी मैंने पढ़ा और उसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है कात्यायनी सत्यम जी। और इस इंट्रोडक्शन को पढ़कर कुछ और जानकारी मिली कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो थे वो एक पत्रकार थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका बड़ा रोल है, बहुत लिखते थे, अपनी वैचारिकी और अपनी राजनीतिक पक्षधरता की वजह से जो अंग्रेजी राज था उसके दमन के भी शिकार बने। बहुत सारे अखबारों में उन्होंने लिखा है। प्रताप जो है उसमें एक प्रमुख है और वो उस ज़माने के लेखक हैं, उस ज़माने के पत्रकार हैं जब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है राष्ट्रीय आंदोलन में वो काफ़ी अपने शबाब पे था। और उस ज़माने में एक सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ भी एक झुकाव हो रहा था। लेकिन वह किस तरह का सोशलिज्म की बात हो रही थी उस ज़माने में, कितना वो मैच्योर था। अगर हम किसी विचारधारा को अगर मैच्योरिटी के लेवल पे अगर हम उसको देखने का जोखम लें, ये किसी और वक्त में चर्चा का विषय हो सकता है। अभी
जो मैं आपके सामने दो तीन बातें जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उनके कुछ लेखों को मैंने राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म से संबंधित जो विषय हैं उनको मैंने कुछ पढ़ा और मैंने सोचा कि अगर हम उनके राष्ट्रीयता के कंसेप्ट को अगर समझ लें तो बाकी उनकी लेखनी क्या होगी उसको समझने में मदद मिलेगी। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1920 की दहाई में किधर जा रहा था, उसके अपने विरोधाभास क्या थे, इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जो पहली बात मुझे काफ़ी उनकी रचना को पढ़ के जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि हिंदी ज़बान पे या हिंदुस्तानी उसको कहिए, उसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि उनकी पकड़ एक अच्छी है। जो प्रोज उनका है वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कुछ हद तक जो प्रेमचंद की जो शैली है उससे काफ़ी कुछ मुझे मिलता हुआ मेरी समझदारी से ये लग रहा है। प्रोज जब इनकी हिंदी को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत भारी नहीं लग रहा है। दूसरी बात ये है जो मुझे काफ़ी स्ट्राइक की गणेश शंकर विद्यार्थी जी को देखकर कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो हैं जब वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर में जो प्राचीन भारत जो है उसका एक ग्लोरिफिकेशन है उनकी राइटिंग के अंदर में भी, और एक खास धर्म के जो सिंबल्स हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक दिलचस्प बात ये दिखने में आ रही है उनकी राइटिंग को पढ़ने के बाद कि कल हम बहुत महान थे, कल हम विश्व गुरु थे, कल हम दुनिया को लीड कर रहे थे और आज हमारा पतन हुआ है। तो इस पतन से बाहर निकलने का जो रास्ता जो है वो रास्ता जो गणेश शंकर विद्यार्थी जो दिखा रहे हैं वो एक बार फिर हमें पास्ट की तरफ लेके जा रहा है। तो एक बड़ी दिलचस्प चीज हमें ये देखने को मिली कि जो धार्मिक सिंबल्स का जो इस्तेमाल है यहां भी इनकी राइटिंग्स में हो रहा है। हालांकि इनको बहुत सारे लेखक जो हैं वो इनको वामपंथ की तरफ ले जा रहे हैं। फिर मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे अपने आप को मार्क्सवाद से जोड़ने वाले बहुत सारे इतिहासकार और सोशियोलॉजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि रिलीजन का इस्तेमाल जो है कई बार वर्किंग क्लास जो है वो काउंटर रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के तहत भी करता है। यानी रिलीजन का एक इस्तेमाल नहीं हो सकता है, मल्टीपल उसके रिलीजन के इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी धर्म का या ईडियम्स का इस्तेमाल करके या ग्लोरियस इंडियन पास्ट की बात करके वो आज के लोगों को जगा रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी लगता है कि जब आप इसका एक निगेटिव पहलू ये भी है कि जब आप बहुत हद तक एक खासी धर्म के आप क्या कहेंगे उसके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप भारत जैसे मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी एलिनिएट करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एक रिलीजियस ईडियम्स का इस्तेमाल ये इनके अंदर में दिख रहा है।
दूसरी बात जो काफी अहम है वो ये है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत को आगे जाने की बात करते हैं, तो वो नौजवानों से उनका बहुत ज़्यादा अपील है कि आप तैयार रहो, आप आगे आओ, आप कुछ करो। और स्वत्व, हिंदी का शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वत्व। हमने अंग्रेज़ी में इसके मतलब देखने की कोशिश की या हिंदी के दीगर डिक्शनरियों को मैंने कंसल्ट की, तो स्वत्व का मतलब दे रहा है खुद से रिलेटेड या अधिकार, निजता। तो अंग्रेजी में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ढूंढने की कोशिश करूं तो स्वत्व का मतलब सेल्फ या इंडिविजुअलिटी, या फिर आप कहिए कि राइट्स। तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे इनकी राइटिंग्स में, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की राइटिंग्स में, कि ये स्वत्व को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कर्तव्य पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, यानी ड्यूटीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो नौजवानों से अपील करना कि आप आगे आओ, कर्तव्य को पहचानो, स्वत्व में मत पड़ो, काम करो, आराम ठीक नहीं है, देश को आगे बढ़ाना है। ये चीजें, और राष्ट्र जो है यहां पे इसको या जो राष्ट्रीय जो संगठन आंदोलन है या फिर जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी है, इसी को तमाम आइडेंटिटियों से ऊपर समझना और बाकी आइडेंटिटी को दरकिनार करना या फिर उसे खारिज करना, ये भी चीज हमको गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अंदर में दिख रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसा कि लेखक ने कहीं बताया कि वो कभी गांधी से भी अपने आप को जोड़ रहे हैं, कभी तिलक से भी अपने आप को जोड़ रहे हैं। जो इटालियन नेशनलिस्ट मैजनी जो हैं, उनका भी असर इनके ऊपर दिख रहा है। थोड़ा मैजनी के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि वो भी नौजवानों से बहुत मुखातब हो रहे हैं, जो इटली के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन के लिए जो काम कर रहे थे। और कुछ रिसर्च करने के बाद यह भी बात मालूम हुई कि मैजनी की जो राइटिंग्स थी उसको तिलक ने अनुवाद किया मराठी में। तो किस तरह से मैजनी इटली के जो एक विचारक है, एक नेशनलिस्ट हैं, उनका असर जो है वो भारत में भी दिख रहा है। और हो सकता है कि वो सारी चीजें तिलक के थ्रू गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पास आ रही हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि गणेश शंकर जी विद्यार्थी जी के अंदर में वो भारत को भी ग्लोरियस पास्ट की बात कर रहे हैं और आज के पराधीनता के दौर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देश सेवा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं, और साथ साथ वो एक एशिया के बीच में भी एक यूनिटी की बात कर रहे हैं। अब ये यूनिटी उतना खुल के तो नहीं आया है, लेकिन जापान ने रूस को हराया, इस घटना को बहुत तारीफ कर रहे हैं। चीन की जो संस्कृति थी उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि उसमें एक एशियन सॉलिडारिटी भी है। और अपने लेख में जैसा कि मैंने कहा ना, मेजनी को बहुत ही कोट कर रहे हैं, एशिया की प्राचीन गौरव की भी बात बहुत कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भारत एक जमाने में संसार का गुरु था, जो कि हिस्टोरिकली प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है। लोग कहते हैं इस तरह की बातें आपको एक राष्ट्रवाद की लहर फैलाने के लिए, लेकिन तारीखी तौर पे देखा जाए तो इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहने के लिए सारे देश अपने आप को गुरु कहते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई राष्ट्र की उन्नति के लिए जो है ना,
ये नौजवानों को आगे आने की जो बात है, कहीं ना कहीं वो मैगजीन के थ्रू इनके पास वो सारी चीजें आ रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक लेख मैंने उनका पढ़ा 1915 में, सॉरी 1914 में छपा हुआ है, और अक्टूबर नवंबर 1914 प्रताप में छपा हुआ है। और उसमें वो सड़ी गली हानिकारक रूढ़ियों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मजहब की जो सियासत कर रहे हैं उनको भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी है उसको वो ज्यादा जोरों शोर से वो आगे रख रहे हैं। एक जगह इसी लेख में वो मैजनी को महात्मा मैजनी भी कह रहे हैं। एक और दिलचस्प बात मैं आपके सामने एक शेयर करना चाहता हूं कि एक लेख उनका 1914 और 1914 का ही है, ये लेख जो है 21 जून 1915 को प्रताप में प्रकाशित हुआ। उस समय गणेश शंकर जी की उम्र 25 साल की थी, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को भी क्रिटिसाइज किया है। और मैं क्या कहा है, कुछ लोग, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द जो हैं ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी की हैं। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, हमें क्षमा किया जाए यदि हम कहें नहीं, हम इस बात पर जोर दें कि वे एक बड़ी भारी भूल कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक राष्ट्र शब्द के अर्थ को नहीं समझे। हम भविष्यवक्ता नहीं, पर अवस्था हमसे कहती है कि अब संसार में हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र का होना उसी समय संभव है जब देश का शासन देश वालों के हाथ में हो। और यदि मान लिया जाए कि आज भारत स्वाधीन हो जाए या इंग्लैंड उसे औपनिवेशिक स्वराज दे दे, तो भी हिंदू ही भारतीय राष्ट्र के सब कुछ नहीं होंगे। और जो ऐसा समझते हैं हृदय से या केवल लोगों के प्रसन्न करने के लिए, वे भूल कर रहे हैं, देश को हानि पहुंचा रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आजादी मिल भी जाए तो राष्ट्र के अंदर में जितने लोग रह रहे हैं सब तो हिंदू नहीं है। तो जब सब लोग हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कैसा बन सकता है? इसलिए वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो सियासत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, वो लोगों को खुश करके उनका समर्थन हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में वो देश का नुकसान कर रहे हैं। ये चीजें 1915 में है, और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है कि सांप्रदायिकता के लिए अल्पसंख्यकों उनको जब मुलजिम ठहराया जाता है तो 1915 में ये हिंदू राष्ट्र की बात आनी शुरू हो गई है, लेकिन उसकी वो आलोचना कर रहे हैं। और उनकी जो आलोचना है, वो आलोचना जो है याद रखनी चाहिए कि वो राष्ट्रीय आइडेंटिटी की वजह से ये कर रहे हैं इसको, है ना, कि राष्ट्र की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इस आधार पे वो ये सारी बातों को कह रहे हैं। मुझे लगता है कि गणेश शंकर जी विद्यार्थी जी की जो रचना है उसमें बहुत सारी बातें हैं जो रिसर्च को एक नए डायमेंशंस में बढ़ने में मदद कर सकती हैं। उनकी जिंदगी, उनकी लेखनी को मुझे लगता है कि किसी एक खाने में डाल के देखना भी मुझे सही नहीं मालूम पड़ रहा है। ठीक है, जिनको सियासत करनी है वो उन्हें एक रंग में रंगे, लेकिन बहुत सारे मजबूत पक्ष भी हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी के, और बहुत विरोधाभास भी उनकी लेखनी में है। बार बार इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान जब अपनी लेखनी करता है तो वो उस जमाने का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसमें
रह के ही उसे अपनी बात कहनी होती है। एक जगह गणेश शंकर विद्यार्थी जी ये भी लिख रहे हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमतों के जो बरकत हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी अंग्रेज़ी हुकूमत की कमियों को भी वो उजागर कर रहे हैं, लेकिन कहीं के उसकी बरकतों की बात को भी तस्लीम कर रहे हैं। जो मेरी इस बात जो है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर में हम जब कुछ लिखते हैं उसका काफ़ी रोल होता है हम क्या लिखते हैं। आज जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसकी सीमाएं या जो मेरी सीमाएं आप ढूंढ सकते हैं कि किस स्ट्रक्चर, किस ढांचे के तहत मैं अपनी बातों को कर रहा हूँ। मेरा मकसद गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में कुछ आधे अधूरे अपने ख्यालात को आपके साथ शेयर करने के पीछे यही मकसद है कि इस इंसान ने खूब लिखा, दिल से लिखा, बहुत लिटरेचर छोड़ के गया और 1910-15 से लेके 1931 तक काफ़ी एक्टिव रहा। मुझे लगता है गणेश शंकर विद्यार्थी जी को पढ़ना चाहिए, खुले मन से पढ़ना चाहिए। इनके जो मजबूत पक्ष हों उसको अपनाना चाहिए और जिस चीज़ों को ये समझ नहीं सकें उसे भूल के आज की परिस्थिति में हमें अपनी राजनीति जो है आगे बढ़ानी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।